हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेट दरोगा का प्रीलिम्स यानी पीटी का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 3 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम चौथा सेट स्टार्ट करते हैं, वो भी स्पेशल दरोगा के लिए। जो स्टूडेंट दरोगा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। यदि जो स्टूडेंट पीटी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, रिजल्ट कंफर्म करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है फर्स्ट नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक युग से। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता संबंधित है, आध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और बात करते हैं आध ऐतिहासिक युग के, तो इस युग में जो भी लिपि का जो प्रयोग हुआ था आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसीलिए इसे आध ऐतिहासिक युग कहा जाता है। और बात करते हैं जो लिपि था ना, इसे कई मतलब भाव चित्रात्मक, यानी इस लिपि को भाव के द्वारा ही चित्रात्मक यानी कि चित्र के रूप में प्रचलित करते थे कि इस रूप में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि भाव चित्रात्मक के रूप में। और इस सभ्यता में लिपि आज तक नहीं पढ़ा गया है, लिपि आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो इसका सही आंसर आध ऐतिहासिक युग से हो जाएगा। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो उल्लेख चार्ल्स मेनन ने किया था 1826 में किया था। और हड़प्पा का यानी कि हड़प्पा स्थल का खोज दैराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में खोजा गया था। और बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो धातुओं के आधार पर कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत यानी कि हड़प्पा सभ्यता को रखा गया था। कहेगा कि हड़प्पा का सभ्यता कैसा सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल थे गेहूं और जौ थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि जो प्रचलित था मातृशतात्मक था, यानी कि उस समय जिस प्रकार से अभी पिता को हम प्रधान मानते हैं, उस प्रकार से उस टाइम में माता प्रधान थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, अरस्तु ने कहा था कि राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अरस्तु के, तो अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे और इनके गुरु प्लूटो, यानी कि अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु की बात करें तो सुकरात, और सुकरात के भी गुरु की बात करें तो अफलातून थे। बात करते हैं अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, यानी कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखे थे, जो यूनानी शब्द से यानी कि यूनानी शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य होता है। और बात करते हैं प्लूटो प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो प्लूटो, यानी कि प्लूटो प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। जो स्टूडेंट नए हैं वीडियो को पूरा वॉच करे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जबकि प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। यानी कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। और जो संपत्ति का अधिकार यानी कि जो था उसको वर्तमान समय में विधिक अधिकार कर दिया गया है, तो 7 से 6 हो गया। लेकिन बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य पहले 10 था और वर्तमान में एक ऐड और किया गया, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हो गया। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित किया गया है और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग पूछेगा तो 3। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान यानी कि किस संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और बात करते हैं भाग 3 में जो मौलिक अधिकार वर्णन है, इसे हम भारत का अधिकार पत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अधिकार पत्र का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और इसे ही मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है।
इसे मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सावित्री से। सावित्री से। तो हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो संबंध है सावित्री देवता से है। और सावित्री यानी कि जो सावित्री की स्तुति गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे विश्वामित्र के द्वारा यानी कि किया गया है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरा मंडल में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कैमा मंडल में? तो तीसरा मंडल में मिलता है। और बात करेंगे इंद्र की। तो इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। यानी कि इंद्र की बात करेंगे तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र है। और सोम देवता की बात करेंगे तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र माना गया है। और बात करेंगे कि जो 10वें मंडल में वर्णन है 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है यानी कि रचना किया गया है। और अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ का यानी कि रचना किया गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1978। तो बात करते हैं संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में 1978 में हटाया गया यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनिक अधिकार यानी कि विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। पहले यह एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा के 300 के क में विधिक अधिकार कर दिया गया। अब बात करते हैं 1976 की। तो लगभग कोई भी जोड़ने का जो कार्य रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाएगा और हटाने का काम 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता का युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे विस्तृता का युद्ध लड़ा गया, पोरस और सिकंदर के बीच। बात करते हैं हाइड्रोस्पीच का युद्ध, इसी को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोस्पीच का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो वही पोरस और सिकंदर, क्योंकि झेलम यानी कि विस्तृता का युद्ध या फिर झेलम नदी का युद्ध या फिर हाइड्रोस्पीच का युद्ध उसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो यानी कि विस्तृता का युद्ध जो लड़ा गया यानी कि इसे हाइड्रोस्पीच का भी युद्ध कहते हैं। तो हाइड्रोस्पीच का जो युद्ध लड़ा गया 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को क्या किया था? हरा दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। और बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के जो युद्ध का वर्णन मिलता है, पूछेगा किस में मिलता है? तो एपियानस में मिलता है। और बात करेंगे कि झेलम नदी के किनारे विस्तृता का जो युद्ध में सिकंदर और पोरस की वीरता को देखकर यानी कि जो जीता हुआ राज था उसे सिकंदर ने यानी कि पोरस को क्या किया? लौटा दिया। तो यानी कि आपस में फिर संधि कर लिया था, इसलिए लौटा दिया। तो इसमें सही आंसर पोरस और सिकंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने के लिए यानी कि बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक का नियोजित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के राज्यपाल की बात करेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा राज्य की जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। और हरियाणा में जो लोकसभा के सीट है 10 है और राज्यसभा के सीट 5 है। और बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान है। और जो राज्यपाल है अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। और बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब में लोकसभा के सीट 13 है लेकिन राज्यसभा के सीट 7 है। और बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की दिल्ली की बात करेंगे
तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उपराज्यपाल की बात करेंगे तो विनय कुमार सक्सेना है। बात करेंगे दिल्ली में लोकसभा के सीट 7 है और राज्यसभा के सीट 3 है। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की जो बात करेंगे तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है और वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। और राजस्थान के जो स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 25 को यानी कि लोकसभा के सीट है और राज्यसभा के सीट 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवरिया जिला में। किस कहाँ है, तो देवरिया जिला में है। बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में ही हुआ था, यानी कि अंतिम जो सांस लिए कुशीनगर में ही लिए। तो कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं गौतम बुद्ध के मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था, जो कुशीनगर देवरिया जिला में पड़ता है। और बात करेंगे कि उस समय तत्कालीन यानी कि कुशीनगर में किसका नियंत्रण था पूछेगा, तब मल्लों का नियंत्रण था। और गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हुआ तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाने जाने लगा। और बात करते हैं जब गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हुआ था तो उनका जो शरीर था उनको 8 भाग में काटकर 8 स्तूपों का भी निर्माण कराया गया था। और गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बात करेंगे जो हुआ था जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और इनके पिता के नाम सुधोधन था जो शाकगण के मुखिया थे। और माता की बात करेंगे तो माता के नाम महामाया देवी थे, लेकिन जन्म के 7वें ही दिन बाद यानी कि गौतम बुद्ध की माता के मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनका जो लालन पालन यानी कि पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किए थे। और बात करेंगे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उसके बाद इनका एक पुत्र राहुल हुआ। और बात करेंगे गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या बिना अन्न ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको यानी कि घर से निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो 6 वर्ष तपस्या किए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में उस दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बात करेंगे गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। और जो बुद्ध दिए थे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक भाषा कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक भाषा श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्ध के। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत का संविधान से लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो बात करेंगे जो भारत का संविधान था जो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और बात करते हैं कि देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का कारण क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इसलिए लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को क्योंकि 26 जनवरी इसी दिन 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम भारत में यानी कि तिरंगा झंडा फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर के रावी नदी पर जो झंडा फहराया गया था इसी तिथि को फहराया गया था 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और जो बात करेंगे 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो यानी कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। और बात करेंगे 26 जनवरी को प्रत्येक साल जो झंडा फहराने का उसी में निर्णय लिया गया था। और प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बाद भी नेक्स्ट
नेक्स्ट साल यानी 26 जनवरी 1905 को यानी कि 50 को पूरी तरह से संविधान लागू किया गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। अंगीकृत कहेगा ना तो 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा यानी कि प्रयुक्त लिपि भाषा इनमें कौन असत है, कौन गलत है, यानी कि तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कृत का यूज नहीं किया गया था। किया गया था कौन कौन, तो किया गया था अभिलेख यानी कि अशोक के अभिलेख में किया गया था ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक किया गया था। बात करते हैं कि जैसे में लिपि का जो यूज किया गया, कौन लिपि कहाँ से प्रचलित किया गया उसकी हम बात करते हैं। तो बात करते हैं ग्रीक और जो अरमाइक लिपि का जो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अफगानिस्तान से। आ से अफगानिस्तान, आ से अरमाइक और ग्रीक। जो अरमाइक और ग्रीक लिपि था इसका जो प्रयोग हुआ यानी कि किस अभिलेख में, तो अफगानिस्तान में जो प्राप्त हुआ उसमें था यूज किया हुआ ग्रीक और अरमाइक। और बात करते हैं खरोष्टी के, तो खरोष्टी लिपि का जो प्रयोग हुआ था यानी कि अभिलेख में जो प्राप्त हुआ था उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, लेकिन कहेगा ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान में, खरोष्टी पाकिस्तान में। और एक बच गया ब्राह्मणी। ब्राह्मणी लिपि का जो यूज हुआ था यानी कि भारत में से यानी कि प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणी लिपि का जो प्राप्त हुआ था ना भारत में, तो जो 4 प्रकार के जो लिपि का यूज हुआ था यानी कि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक अरमाइक, तो ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान से, खरोष्टी पाकिस्तान से, ब्राह्मणी भारत से। अब बात करते हैं अभिलेख की, तो अभिलेख को सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिसेम्स ने। लेकिन यानी कि अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में किया जाता है। और खोज किया था सबसे पहले किसने, तो 1750 में पैंथलर खोज किया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण यानी कि व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुष्पमित्र शुंग। अब पुष्पमित्र शुंग की बात करेंगे तो प्राचीन भारत का जो महान व्याकरण के लेखक जो पतंजलि थे पुष्पमित्र शुंग के ही समकालीन थे। क्वेश्चन पूछेगा पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। बात करेंगे पतंजलि महाभाष्य पाणिनिकृत अष्टाध्याय पर टीका भी है एक। अब बात करेंगे पतंजलि पुष्पमित्र यानी कि पुष्पमित्र के एक अश्वमेघ यज्ञ में प्रधान पुरोहित भी थे। और कनिष्क का जो राज कवि कौन थे, अश्वघोष थे। और बात करेंगे यानी कि वसुमित्र, चरक, नागार्जुन ये सब कनिष्क के दरबारी थे। और बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कह सकते हैं कालिदास को। और बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की बात करेंगे तो इनके काल में कई विद्वान रहते थे, जैसे में आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे यानी कि किसके काल में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वारामिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में ही रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा, मिलान करने के लिए क्या करा, तो जो 12 मिलाइए, मिलाना है, मिलाते हैं तो जो 12 मिहिर हो जाएगा, 12 मिहिर, तो 12 मिहिर का जो सही मिलेगा बृहद संहिता में मिलेगा। 12 मिहिर किस में मिलेगा, बृहद संहिता में मिलेगा। विशाख दत्त की बात करेंगे तो देवी चंद्रगुप्तम में मिलेगा। शूद्रक की बात करेंगे तो शूद्रक किस में मिलेगा, मेषका टीकम में मिलेगा। बिल्हन की बात करेंगे, बिल्हन की बात करेंगे तो मिल जाएगा किस में, विक्रमा यानी कि विक्रमादेव चरित्र में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आध है यानी कि मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उस यानी कि उनकी राजधानियां का मेल कीजिए। यानी कि मेल करने के लिए इसमें भी मेल करना है, तो प्रतिहार का कौन हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। चंदेल का खजुराहो हो जाएगा। परमार का धारा नगरी हो जाएगा। और सोलंकी का हिलवाड़ हो जाएगा। तो ये सही सही मिला हुआ है, सही सही मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि ये बोला है ये। तो इसका जो सही आंसर देखिए 1 2 3 4 यही तो है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पीटी में 5 मैथ भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो मैथ का हम आंसर बता देते हैं और हम
जब सुपर 20 मैथ्स में लाते हैं उसमें हम ऐड करके मैथ भी बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, पहले 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 8 मिनट हो जाएगा, जब निकालिएगा तो 8 मिनट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। तो ये 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इक़्तिदारी व्यवस्था भी सही है, मुद्रा प्रणाली भी है, सैन्य संगठन भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश प्रशासक क्षेत्र में इल्तुतमिश यानी कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है सभी दिन है। अब बात करते हैं एकता प्रथा। एकता प्रथा की बात करेंगे तो इल्तुतमिश का ही यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी इसमें था कि इक़्तिदारों को एकता का कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि इसमें एक इक़्तिदार को भी नियुक्त किया जाता था। वो क्या करता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था तथा सुल्तान के सहयोग से यानी कि करना होता था। इल्तुतमिश की बात करें तो ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। और बात करेंगे इल्तुतमिश के तो कुतुब मीनार के निर्माण में पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने ही करवाए थे। और इल्तुतमिश ने बदायूं की जमा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। और बात करेंगे इल्तुतमिश 2 महत्वपूर्ण धातुओं के सिक्के यानी कि चांदी और टंका और तांबा का जीतल किसने चलवाए। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी का टांका तांबा का जीतल किसने चलवाए, तो इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। और बात करते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेज़ी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलुगु में हो जाएगा। तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्याद नामक प्रसिद्ध यानी कि ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किए थे। और बात करते हैं कृष्णदेव राय, ये तो तेलुगु भाषा में किए थे लेकिन एक संस्कृत भाषा में भी किए थे, यानी कि संस्कृत भाषा में कौन किए थे, तो जाम्बावती कल्याणम की रचना कृष्णदेव राय संस्कृत भाषा में किए थे। और बात करते हैं कृष्णदेव राय के, तो कृष्णदेव राय के दरबार में यानी कि तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो ये कौन थे, तो कहेंगे कि तेलुगु साहित्य के 8 कवि थे। और बात करेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है, तो बोलेंगे तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा जाता है। या तो बोलेंगे कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासन को कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। इस तरह से बुला सकता है क्वेश्चन। और बात करेंगे कृष्णदेव राय के हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय कराए थे। तो इस तरह से कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद। रामानंद ने अपने संदेश प्रचार के लिए हिंदी शब्द का पहले प्रयोग किया था। और रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। और रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक या प्रेरणा भी कह सकते हैं, माने जाते हैं। और बात करते हैं, रामानंद का जो जन्म हुआ था प्रयाग में हुआ था। इन्होंने राम और सीता की आराधना को समाज में सक्षम रखा था। और बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली तुलसीदास ने लिखे थे। याद रखिए ट्रिक, कह दो रवि, क से कहानी वाली, क ह से ह से क्या हो सकता है, ह से ध्यान नहीं आ रहा है, क ह दो से दोहावली, कह दो रवि, र से रामचरितमानस, अब बी से विनय पत्रिका। ये जो रहेगा तुलसीदास के द्वारा यानी कि रचना किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा 100 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेजी लेके चलते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत के फारसी अनुवाद किया गया था, इस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अकबर के शासनकाल में महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, रजनामा के नाम से जाना जाता है। और रजनामा का जो अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक होता है। क्वेश्चन पूछेगा महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में करने यानी कि किसने किए, तो बादायूनी किसने किए थे, बादायूनी किए थे। क्वेश्चन पूछेगा पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किए, तो पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किए थे अबुल फजल ने किए थे। क्वेश्चन पूछेगा किस नाम से किए थे, तो यानी कि अनवर शहादत के नाम से किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट फैक्ट क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि हिंदी साहित्य का स्वर्णिम किसके काल को कहा जाता है, तो अकबर के काल को कहा जाता है। और अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखे थे। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के, लेकिन चित्रकला जो शुरुआत हुआ था हुमायूं के समय से ही शुरुआत हुआ था, लेकिन लास्ट में प्रचलित पूरा यानी कि स्वर्णकाल कहा जाने लगा जहांगीर के काल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। और जो विश्व में जो सर्वप्रथम संविधान की संकल्पना अमेरिका में यानी कि कब बनाया गया था? तो यानी कि 1787 में ही बनाया गया था। और कहेगा किस घोषणा के साथ हुआ था? तो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ है, यानी कि संविधान की संकल्पना जो 1787 में बनाया गया था किस घोषणा के साथ? तो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ बनाया गया था। और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे यानी कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे छोटा है और किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो क्वेश्चन पूछेगा किस देश के संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। अमेरिका के संविधान में मात्र केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। कितना अनुच्छेद है? 7 ही अनुच्छेद है। और अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। अमेरिका में जो भी राज्य है चाहेगा कि हम अलग स्वतंत्र देश की हम मांग करें तो मांग कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य सोचेगा कि हम अपना एक अलग देश की मांग करें, तो ये ऐसा वर्णन नहीं है। तो याद रखना है, विश्व में छोटा संविधान अमेरिका का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और इसमें अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। और बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन का, तो बात करेंगे क्वेश्चन पूछेगा किस देश का जो संविधान है अलिखित संविधान है, कोई लिखा हुआ नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अब ग्रेट ब्रिटेन एक तरह से उसको हम संसदीय प्रणाली का जनक किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। और भारत में भी संसदीय यानी कि शासन प्रणाली, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कैसा शासन प्रणाली? तो संसदीय शासन प्रणाली है, जो ग्रेट ब्रिटेन से जो परंपरा से चली आ रही है वही संविधान है। और बात करेंगे अमेरिका में जो प्रणाली अपनाया जाता है अध्यात्मक प्रणाली अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निज़ाम। हम नेक्स्ट वीडियो में भी बोले थे कि जो तीन राज्य था वो भारत में नहीं मिलना चाहता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तीनों को मिलाने में अहम भूमिका निभाए थे। जैसे मैं हैदराबाद को यानी कि मिलाए थे ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ को मिलाए थे जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को मिलाए थे विलय पत्र के द्वारा। तो ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निज़ाम। अब बात करते हैं सहायक संधि को हैदराबाद के निज़ाम ने कब स्वीकार किया था? 1798 में, जबकि हैदराबाद के निज़ाम खुद एक अलग देश की मांग करना चाहते थे, लेकिन फिर लास्ट में 1798 में स्वीकार किए सहायक संधि को। और बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो बेसिन के संधि पूछेगा कब हुआ था? तो बेसिन के संधि 1802 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय यानी कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था बेसिन के संधि 1802 में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा यानी कि सहायक संधि को प्रथम मराठा सरदार किसने था जो स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय था जो यानी कि सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किए थे। सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किए? तो बाजीराव द्वितीय स्वीकार किए। अब क्वेश्चन पूछेगा सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किए। किसने किए? लॉर्ड वेलेस्ली किए। और बात करते हैं भारत में सहायक संधि सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस से यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम के संयुक्त सेना को हराया? तो हेक्टर मुनरो, यानी कि अंग्रेज की तरफ से मेन हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना अपने सेनानायक हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम के संयुक्त सेना को क्या किया? हरा दिया। और बात करेंगे उसके बाद क्या हुआ कि बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ, यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। किस युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध के बाद। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार उड़ीसा बंगाल के जो दीवानी अधिकार अंग्रेज को प्राप्त हुआ किस युद्ध के बाद? तो बक्सर युद्ध के बाद प्राप्त हुआ। और बात करेंगे बक्सर युद्ध की, तो बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। यानी कि एक तरफ से अंग्रेज था और एक तरफ से मीर कासिम जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और एक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और बक्सर के युद्ध में सेनापति था अंग्रेज के सेनापति सर हेक्टर मुनरो था। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। इस तरह से इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो ये जो है 2020 का है रूस, काहे कि 21 में इंडिया किया है और 22 में चाइना किया है, तो ये 2020 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23 का। तो नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च यानी कि 2020 यानी कि परसेवरेंस रोवर मिशन का जो शुभारंभ किया गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ULA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ULA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 24 का जो सुमेलित कीजिएगा तो मार्ले मिंटो क्या हो जाएगा? ये सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 में हुआ था। और बात करते हैं साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत 28 में आया था। और साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका जोरदार विरोध हुआ था अभी। और बात करते हैं चौरा चौरी कांड के, तो चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना, यानी कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें हुआ था क्या कि चौरा चौरी नामक स्थान पर एक थाना था, उसमें यानी कि आक्रोशित भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि 21 सिपाही और एक दरोगा जल के खाक हो गया उसी में। और इसी को देखकर गांधी एकाएक यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। ऐसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, लेकिन 2 साल चला। लेकिन जो चौरा चौरी कांड 2022 में हुआ ना, उसी टाइम यानी कि 2022 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च की बात करेंगे तो डांडी मार्च नमक के अवैध निर्माण से है, तो हम बोले डांडी मार्च यानी कि 78 साथी के साथ चलकर गांधी जी नमक को अवैध यानी कि अवैध नमक का जो निर्माण किए, यानी कि कानून को तोड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 नंबर की बात करते हैं। तो किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो हौसले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाजिद अली शाह ने एक कहे थे, किसने कहे थे? बाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजिद अली शाह। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के। तो काकोरी संयंत्र केस में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन कुमार को फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन कुमार को फांसी किस संयंत्र केस में दिया गया? तो काकोरी संयंत्र केस में दिया गया। और बात करेंगे, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारतीय क्रांति के कौन ऐसे प्रथम मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके? तो अशफाक उल्लाह खां थे, जो यानी कि काकोरी संयंत्र में ही दिया गया था। और बात करेंगे नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, जिस पर यानी कि डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया। क्वेश्चन पूछेगा अवध को कैसे मिलाया? तो कुशासन के आरोप में लगा यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध में मिला लिया। बोला गया कि वहाँ के जो शासक हैं ना सही से ढंग से यानी कि शासन नहीं कर रहा, यानी कि कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने में मिला लिया। और बात करेंगे कि बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी संयंत्र में ही फांसी दे दिया गया था। और इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना हम हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ही किए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है क्या कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो देखिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, लेकिन समाप्ति जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 में ही हुआ था। शुरुआत बोलेगा तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। और बात करेंगे गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच यानी कि इरविन समझौता हुआ, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, लेकिन स्थगित
5 मार्च 1931 गांधी और इरविन समझौता जब हुआ उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। और बात करते हैं उस टाइम के, तो उस टाइम 3 गो गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931, तीसरा हुआ था 1932, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। और बात करेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो एक सरोजिनी नायडू सॉरी एक B.R. अम्बेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27.3 दिन। अब बात करेंगे चंद्रमा के, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है और चंद्रमा के जो सतह के जो आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान जो कहलाता है सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। द्रव्यमान बोलेगा तो 1/81, लेकिन भार की बात करेगा कि तो 1/6 है, 1/6, यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर 100 यानी कि 600 kg का है तो यानी कि चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो 100 kg का हो जाएगा, यानी कि 1/6 का मतलब 600 का 1/6 करेंगे तो 6 से यानी कि 100 बार में कट जाएगा, यानी कि कोई भी वस्तु 600 को पृथ्वी पर रहेगा तो चंद्रमा पर 100 kg का हो जाएगा। लेकिन यही चंद्रमा पर 100 kg का रहेगा तो पृथ्वी पर 6 गुना बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 28 नंबर, तो ये पूछ रहा है दूरी कितना देरी तय करेगा, तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है चाल, यानी कि 144 किलोमीटर, तो किलोमीटर है तो 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा चाल, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन बोला 20 सेकेंड तो 40 × 20 कीजिएगा तो 800 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लघु यानी कि आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचाने, तो जो लघु ज्वार आ जाएगा किस में आएगा, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लघु ज्वार का जो ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं दिया हुआ, तो इसमें डी हो जाएगा, इसमें कोई लघु ज्वार का नहीं दिया हुआ। और बृहद ज्वार जब तीनों एक सिद्ध में होता है ना तो बृहद ज्वार आता है, तो लघु ज्वार का तो इसमें दिया ही हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, तो इसमें जो है क्या करा, मिलान करने के लिए करा, तो मिलान कीजिए तो 6 मंडल हो जाएगा, तो इसका जो मिलान कीजिएगा तो रुकिए 6 मंडल का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समान ताप पतन दर हो जाएगा। और जितना भी मौसम संबंधित घटना होगा, बादल वर्षा ये सब सभी 6 मंडल में होगा। और बात करते हैं समताप मंडल की, तो समताप मंडल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह। ओजोन मंडल की बात करेंगे तो ओजोन मंडल में क्या हो जाएगा, यानी कि परावैंगनिक किरण हो जाएगा। आयन मंडल की बात करेंगे तो विद्युत चुम्बकीय किरणें का प्रवर्तन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आप मिलाइएगा तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा, मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर पहले के तो 4 था तो फिर बी के 3 का था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्गन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रो यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। और बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस में योगदान है 50% है, मीथेन का जो योगदान है 18% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो ये 14% है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो 6% है। यानी कि किसका कितना ग्रीन हाउस में यानी कि प्रभाव है उसका परसेंटेज की बात की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजॉन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु यानी कि समझौता किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल के लिए ने बोला, हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली यानी कि राजधानी में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि भूपरपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर जमीन बैठ गई हो तो इसे क्या कहिएगा? तो इसे हम सब कहते हैं क्या? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। होस्ट कहते हैं। इसका सही आंसर होस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब दो समान दरारों के मध्यवर्ती भाग के जब ऊपर उठ जाने के परिणाम स्वरूप यानी कि एक तरह से मेज की भांति सपाट एवं तीव्र ढाल वाले ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है, यानी कि उस तरह से जो होता है ना, तो किस पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है और उसे ही क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि भूपरपट्टी में वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रह जाता है उसके चारों ओर जमीन बैठ जाता है तो उसे होस्ट कहते हैं। तो उसे किस पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। और बात करेंगे बलित पर्वत का निर्माण। तो बलित पर्वत का निर्माण का जो सिद्धांत तो प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर दिया गया है। और बलित की बात करेंगे तो बलित पर्वत हम इस पिछला वीडियो में बोले थे, ए रौ की आही हूँ, ए से एवरेस्ट भी ब्लॉक हो गया, ए रौ की र से रौ की भी पर्वत ब्लॉक हो गया, रौ की क से काकेकस भी ब्लॉक हो गया, ए रौ की आही आ से अल्पेशियन भी हो गया ब्लॉक, आही ही से हिमालय भी हो गया, सॉरी ब्लॉक बोला है, बलित ये सब बोले हैं, ये सब बलित है, रॉकी पर्वत ये सब बलित है, हिमालय बलित है, ठीक है ना। और यूराल भी बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और बात करेंगे अरावली पर्वत की, तो जो अरावली पर्वत है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है, बाकी ब्राज़ील की धारा, क्यूरेशियो की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। याद रखने के लिए ठंडी जल धारा कौन कौन है? तो याद रखिए फोक लेवे यानी कि फो से फोकलैंड की धारा ठंडी है, क से करनारी की धारा ठंडी है, ले से लेब्राडोर की धारा ठंडी है, और बे से बेंगुएला की धारा ठंडी है। सब ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पे जो आया ठंडी की बात, हम्बोल्ट भी ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेलिंगटन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वेलिंगटन हो जाएगा। और बात यानी कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वेलिंगटन हो जाएगा। और बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो यहाँ के जो मुद्रा है डॉलर है। अब बात करते हैं हैमिल्टन की, तो हैमिल्टन की राजधानी बरमूडा है और इसका भी मुद्रा डॉलर है। और बात करते हैं सोफिया की, तो बुल्गारिया की राजधानी है। सोफिया किसकी राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है। और यहाँ के जो मुद्रा है बुल्गारिया के यानी कि सोफिया के लेवा मुद्रा है। क्या है? लेवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्टुअर्ट ब्रॉड और रोस्टन चेज को। अब थोड़ा तेजी करते हैं, 100 क्वेश्चन करवाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? मिलान करने के लिए करा है। तो मिलान कीजिए। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, थुम्बा कहाँ पड़ेगा? थुम्बा केरल में पड़ेगा। हासन की बात करेंगे तो हासन कर्नाटक में पड़ेगा। और चांदीपुर की बात करेंगे तो उड़ीसा में पड़ेगा। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा, हासन कर्नाटक में हो जाएगा, और चांदीपुर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नंदा देवी चोटी अब कौन हिमालय में पड़ता है? ये बोल रहा है। तो नंदा देवी जो चोटी है कुमायूं हिमालय में पड़ता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सबसे पहले होता है क्या? पहले होता है पंजाब हिमालय। देखिए जो बांटा गया है पहले पंजाब हिमालय बांटा गया है, पहले पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, उसके बाद कुमायूं हिमालय तो सतलज काली, फिर कुमायूं हिमालय सतलज काली हो गया, उसके बाद नेपाल हिमालय तो कालीस तीस्ता हो जाएगा, उसके बाद असम हिमालय कहेगा तो तीस्ता दिहांग हो जाएगा। इस तरह से बांटा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए तेजी चलते हैं। और 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बनाइएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4-5 करंट अफेयर भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, करंट अफेयर 20 से 22 पूछता है। चला, और जो वैकेंसी जब आ जाएगा तो हम पूरी तरह से करंट भी 20 से 22 इसमें ऐड कर देंगे और ज़बरदस्त तरीके से हम पीटी का प्रिपरेशन करेंगे। चला, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलता है? तो नर्मदा नदी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है।
और नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से बात करेंगे तो अमरकंटक से सोन नदी भी, यानी कि अमरकंटक से 3 दिशा में 3 नदी निकलता है। जैसे में पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और पूर्व यानी कि उत्तर की ओर सोन नदी और पूर्व की ओर महानदी हो जाएगा। ये सब अमरकंटक नदी से निकलता है और निकलता है हिमालय से। व्यास, चिनाब, यमुना ये सब हिमालय से ही निकलने वाला नदी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम से नहीं होता है, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम से नहीं होता है। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है उत्तर पूर्व मानसून से होता है या लौटता हुआ मानसून से होता है। और बात करेंगे दक्षिण पश्चिम से तमिलनाडु में वर्षा, तो बोले कि नहीं होता है। और बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो भारत में 80% वर्षा जो होता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा जो होता है मेघालय में होता है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है ना, वहीं पर होता है सबसे ज़्यादा वर्षा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदन जम्मू कश्मीर नहीं, चंदन कर्नाटक में होता है। और बांस की बात करें तो असम में होता है, रोजवुड केरल में होता है, देवदार हिमाचल में होता है। देवदार हिमाचल, रोजवुड केरल, बांस असम, चंदन जो होता है कर्नाटक में, लेकिन यहाँ कश्मीर दिया हुआ, इसका गलत आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 नंबर, 45 में क्या करा है, 200 सेंटीमीटर की भारी वर्षा और 25 सेंटीमीटर तापमान के लिए कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि NVAG लीग के साथ यानी कि पेशेवर करार कराने वाले पहले NBA अकादमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल सी थे, यानी क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल सी थे, यानी कि प्रिंसिपल सी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 47 नंबर, रावी नदी जो योजना यानी कि क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थिन बांध जो परियोजना है ना रावी नदी के किनारे है। टिहरी बांध की बात करें भगीरथी नदी की पे है। पोंग बांध की बात करेंगे तो ब्यास नदी पे है। माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी कहाँ है, तो माही नदी शायद माही नदी पर ही है और ये गुजरात में प्रभावित यानी कि पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दिए गए बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह कुर्देमुख और लॉयस का निर्यात करता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो कर्नाटका में पड़ता है, ये कुर्देमुख का निर्यात करता है। और बात करेंगे सबसे बड़ा बंदरगाह, तो देश में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और देश के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे तो यानी कि विशाखापट्टनम है और गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। बात करेंगे न्यू मंगलोर से जो निर्यात होता है लोहा के, ईरान के लिए निर्यात होता है कुर्देमुख खान से। और बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है जो सबसे पुराना है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, करा श्रीहरिकोटा स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में है, यानी कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। बात करेंगे श्रीहरिकोटा में सार केंद्र बना है जहां से भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण यानी कि किया जाता है। और बात करेंगे जो सार केंद्रों में रॉकेट मोटर और यानी कि प्रणालियों का जो विभिन्न परीक्षण के लिए यहाँ जो विशेष प्रकार की सुविधा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, थोड़ा तेज़ी चलेंगे। इसमें क्या करा है, इसमें क्या करा है नहीं कि मिलान कीजिए, तो मिलान करना है, तो मिलान करेंगे तो यानी कि मीनावकम कहाँ हवाई अड्डा है, तो मीनावकम चेन्नई में हो जाएगा। मीनावकम कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है, मीनावकम चेन्नई में। सांता क्रूज की बात करेंगे, सांता क्रूज कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। और बात करेंगे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। और बात करेंगे दमदम, तो दमदम कहाँ हो जाएगा, दमदम हो जाएगा कोलकाता में। और राजसी हो जाएगा अमृतसर में। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। थोड़ा तेज़ी चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता को पेशावर तक जोड़ता था। कहाँ, पेशावर तक जोड़ता था। बात करेंगे यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि जीटी रोड किसने बनाया, तो जीटी रोड जो बनाए थे शेरशाह सूरी नहीं बनाए थे। किसने बनाए थे, शेरशाह सूरी ने बनाए थे। लेकिन जीटी रोड को मरम्मत किसने करवाया था, तो जीटी रोड को जो मरम्मत करवाए थे ना ऑकलैंड के द्वारा ही करवाए गए थे। और बात करेंगे कुछ शेरशाह सूरी के, तो शेरशाह सूरी यानी कि डाक प्रबंधक का जो शुरुआत किए थे शेरशाह सूरी ही किए थे। सूर्य साम्राज्य की स्थापना भी शेरशाह सूरी किए थे। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था फरीद था। और क्वेश्चन पूछेगा कबील यानी कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी किए थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद जैसी यानी कि मलिक मोहम्मद यानी कि क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि शेरशाह सूरी समकालीन थे तो मोहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय यानी कि न्यायधारिता पर आधारित है। तो गांधी जी के जो आदर्श अनुच्छेद था 40 में वर्णित पंचायती राज व्यवस्था का गठन से है।
किससे है? पंचायती राज व्यवस्था के गठन से है। और गांधीवादी योजना 1944 में श्री मन्यार यानी कि श्री मन्यार नारायण के द्वारा ही प्रकाशित किए थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि सभी राज्यों को किस अवधि तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप तेजी से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। हम डिस्कशन थोड़ा तेजी से करते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे ने चावल के और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जिरानिया तक जाएगी। जिरानिया किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय मुद्रा रुपया आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसे दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, किसे दिया गया, एलाइट से टेक यानी कि टेक्नोमीडिया को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा जो आपूर्ति होता है M1 M2 M3 M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि पहला जो आ जाएगा करेंसी नोटों अथवा सिक्के, दूसरा में बैंक की जमाएँ हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा रिजर्व बैंक के अन्य जमाएँ हो जाएगा। ये तीनों आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 का थीम यानी कि किस तिथि को मनाया गया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका जो 60 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 1640 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ केंद्र द्वारा वसूले गए निम्नलिखित करों में वह कर कौन है जो राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल प्रेषण पर कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा हम तेजी चलेंगे नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट घाटे से तत्पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वित्तीय घाटे से ब्याज का भुगतान यानी कि घटाने पर। बजट घाटा का तात्पर्य क्या है कि वित्तीय घाटे में जो ब्याज का भुगतान घटाइएगा ना तो बजट घाटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओला द्वारा शुरू किया गया ओला कॉर्पोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन देश शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया को पहल के तहत एक यानी कि नॉलेज रिपोर्ट सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि भूवैज्ञानिक मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि NPK जो संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का जो अनुपात है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4:2:1 हो जाएगा, यानी कि। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आंसर बताते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 शेर है। कितना शेर है, 4 शेर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने का विचार कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का संविष्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। यह कहा गया है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KT शाह कहते। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार का सबसे जो पुरानी नहर कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हाँ 72 नंबर है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सोन नहर सबसे पुराना है, सोन नहर सबसे पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा, संसद के दोनों के निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये सही है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी कि दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य हैं, नहीं होगा। तीसरा नंबर में क्या है, कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ये सही है। और चौथा में क्या करा है, दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करा है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन
यानी कि निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है, यानी कि समय मिलता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सप्ताह के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार होता है, 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर भिखारी ठाकुर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित यानी कि गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने बताए थे। किससे पहले, न्यूटन से पहले बताए थे। अब 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सरल लोला का वर्ग का दुगुना हो जाएगा यदि, इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 समतल दर्पणों में 90 डिग्री कोण रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो कुछ नहीं करना, 360 में 90 से भागा दीजिएगा। सम आएगा तो 1 घटा लेना, विषम आएगा तो वही रहेगा। तो 9 चौक 36, 4 आ गया तो सम है तो 1 घटा लेते हैं तो 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर का जो आंसर आएगा क्या कर रहा है, 81 नंबर कर रहा है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यानी कि यद्यपि हम बाहर के कमरे से बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं परंतु उसकी आवाज़ को आवश्यक सुन लेते। यह किसका कारण है, ध्वनि का किसका कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति चुंबकीय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रवण पूर्णिमा को, श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यानी कि माणिक्यला राव का निधन हो गया, ये क्या थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थे, राजनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्तियों को चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है मिलान करने के लिए। तो मिलान करने के लिए करा तो एम्पियर विद्युत धारा में मिल जाएगा और एनीमोमीटर वायु के चाल में मिल जाएगा और पायरोमीटर उच्च तापमान में मिल जाएगा और वोल्टामीटर विभवांतर में मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 के 2 हो जाएगा और बी के 3 हो जाएगा, बी के 3 हो जाएगा और सी के 4 हो जाएगा, सी के 4 हो जाएगा। पायरोमीटर उच्च तापमान मापा जाता है ना, वोल्टामीटर ये हो जाएगा। इस तरह से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसक्रीम है जो कोलाइडी नहीं है और जितना गाढ़ा रहेगा ना वह कोलाइडी उतना ज़्यादा रहेगा। दूध जैसे में हो गया, खून हो गया, शहद हो गया, तो ये सब कोलाइडी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोलाइडी की बात करेगा तो शहद हो जाएगा, जो ज़्यादा गाढ़ा रह जाएगा। तो नहीं की बात करता है, आइसक्रीम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे हम समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक यानी कि कहेगा ना तो प्रोटोनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न कहेगा समस्थानिक। लेकिन समभारिक कहेगा ना तो द्रव्यमान संख्या समान रहेगा और सम न्यूट्रॉनिक कहेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस एक अधिकतम ईंधन का मान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो 90 का क्या बोले, तो बोले कि हाइड्रोजन होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा कोलाइडी कणों का आकार निम्न पारस है। तो कोलाइडी कणों का आकार जो हो जाएगा -5 से -7 हो जाएगा, -10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इसका वाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रियाँ करती है और जो प्रकट होता है पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया में होता है क्या कि थोड़ा सा कट गया ना तो रक्त रुकेगा नहीं, बहते रह जाता है। ये भी अनुवांशिक रोग है जी। और इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि वाहन स्त्रियाँ करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। जिस प्रकार से कलर ब्लाइंडेड होता है ना उसी प्रकार से ये भी होता है, समझिए। और बात करते हैं दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है 5 वर्ष तक लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का रहा है कि किन फिल्मों के मशहूर गायक अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की अवस्था में यानी कि निधन हुआ। तो ये पंजाबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड
यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवोर फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है? तो इसे नवजोत सिद्दीकी को मिला है, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। और बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता। रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है, यानी कि महाराष्ट्र को हरा के, मुंबई को हरा के। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के, तो संतोष ट्रॉफी जीता है केरल और आया है पश्चिम बंगाल को। और बात करते हैं विजय हरारे ट्रॉफी के, तो विजय हरारे ट्रॉफी ही हिमाचल प्रदेश जीता है, लेकिन हराया है तमिलनाडु को। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं, इस तरह से हम सेट लाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज तक इतना ही।